वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम फिर अपनी कॉलेज क्लास 8 कोर्स बुक का एक और चैप्टर करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन। हमारे चैप्टर नंबर 1 का भी नेम पार्टीशन है और चैप्टर 3 का नाम पार्टीशन है। वहां पे वो एक मेरा चैप्टर है लिटरेचर का, और यहाँ पे एक पोइट्री है, एक पोएम है हमारी। इस पोइट्री में, इस पोएम में क्या बात की गई, इस पार्टीशन जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट, हमने वहां देखा था कि एक्चुअल जो हमारे गुलजार साहब थे उसके इनकी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट था पार्टी जो हमारे पार्टीशन के टाइम पे उनकी लाइफ में हुआ था। अभी जो पार्टीशन है वो किस बारे में बात करती है, तो उससे समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पोएम की समरी के बारे में। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है, तो बहुत डीप में आपको समझाता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या है, वो पोएट्री फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में बना रखा है, तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो पोएम है, द पोएम एंटाइटल पार्टीशन, ये पोएम का जो एंटाइटल किया गया पार्टीशन, कंपोज की गई है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने, जो एग्जाम करती है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द ब्रिटिश बैरिस्टर। जो लाइफ थी और जो टाइम्स था जो हमारे ब्रिटिश बैरिस्टर थे। बैरिस्टर आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड हो सकता है। बैरिस्टर को हम बोलते हैं एक्चुअल में, जो हमारे लॉयर्स होते हैं उनको बैरिस्टर बोला जाता था actually जब हम ब्रिटिश टाइम में होते थे। बैरिस्टर यानी जो आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने कभी कभी क्या है, आपकी फैमिली में जो बुजुर्ग लोग हैं, तो अब कभी अभी आप ज्यादा बोलते हो तो बोलते हैं, अरे कम बैरिस्टर बन लो जरा, है ना। तो बैरिस्टर का मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बकवास करता है। बकवास कौन करता है? जो वकील होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं। मैं किसी को खामखा में जो है बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहता, हो सकता है आपकी फैमिली में भी कोई लॉयर हो, तो उनको बैरिस्टर बोला जाता था। जो सिरिल रैडक्लिफ हैं, who was interested with the crucial task of outlining the boundaries during the partition in India 1947। हुआ क्या था, जो बैरिस्टर थे, जो हमारे लॉयर थे, जो सिरिल रैडक्लिफ हैं, जिनको इंटरेस्ट किया गया, एक बहुत ही क्रूशियल टास्क उनको दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क उनको दिया गया कि उनको आउटलाइन करना था बाउंड्रीज को ड्यूरिंग द पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या था, इन्हें आउटलाइन बना के देनी थी। बहुत ही क्रूशियल टास्क था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ट्रस्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 में। The most important or difficult part of the problem was that Radcliffe was chosen primarily for the impartiality, as he had never set foot in India before. He had no interference whatsoever in the ongoing conflict between the Hindu and Muslim community. प्रॉब्लम क्या थी? अब इस पूरी लैंग्वेज समझ रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट जो पार्ट था, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी रेडक्लिफ के लिए, वो थी कि चूजन द प्राइमरी, सबसे प्राइमरी उनको एक और इम्पार्शियलिटी, मतलब बिना पार्शियलिटी किए हुए उन्होंने चूज करना था। ही हैड नेवर सेट फुट इन इंडिया बिफोर ही हैड, तो मतलब क्या हुआ था कि उन्होंने कभी इंडिया में उस पर्टिकुलर टाइम से पहले, उन्हें बुलाया गया था क्या पार्टीशन के लिए, और उससे पहले कभी वो बंदा इंडिया आया नहीं। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या हुआ, उन्हें इंडिया का बंटवारा करने का काम दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति से पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कौन कौन कहाँ कहाँ क्या है और क्या लैंड है, किस टाइप के लोग यहाँ रहते हैं, किस टाइप का कल्चर यहाँ होता है, ऐसा कुछ उनकी नॉलेज ही नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने, मतलब पहले उन्होंने कदम नहीं रखा था। हैड नो इंटरफेरेंस, का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था व्हाटसोएवर। जो कुछ भी चल रहा था ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो दंगे चल रहे थे बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज में, है ना, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। कभी उन्होंने इंडिया आए नहीं थे। उसके बावजूद भी क्या हुआ था कि उन्हें इस इम्पार्शियलिटी को यह प्राइमरी टास्क दिया गया, जो इम्पार्शियलिटी वे में हमें उन्हें करना था। However, the British administration, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्हें प्रोवाइड किया विद अ रिमार्केबल शॉर्ट टाइमलाइन। उन्हें बहुत ही शॉर्ट टाइमलाइन दिया गई, मतलब इनका जो टाइम पीरियड था, उनका जो स्पैन दिया गया उन्हें बहुत कम था, बहुत कम टाइम में उन्हें ये काम करना था। एंड एब्सोल्युटली नो होप रीचिंग एंड द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ कम्युनिटीज, और मतलब बिल्कुल ही कोई आशा नहीं थी कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में कोई भी कैसा भी समझौता हो जाएगा, मतलब कोई भी नो होप ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट, मतलब ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं थी कि इनके बीच में कोई समझौता हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है दोनों कम्युनिटीज में। Radcliffe was furnished with a aid of 2 Hindu and 2 Muslim judges to assist him। उन्होंने क्या किया, रेडक्लिफ को असिस्ट करने के लिए 2 जजेस दिए गए, जिसमें 4 जजेस थे, जिसमें 2 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे, जो उनको उनकी मदद कर रहे थे। एट द अल्टीमेटली हैड द फाइनल से इन द अप्रोचिंग ऑफ इंडिया। क्या हुआ, उन्होंने इन सब के बावजूद फाइनल दिया। रेडक्लिफ वॉज शेड्यूल्ड ए ग्रांड मेंशन। रेडक्लिफ को क्या, एक बहुत ही ग्रांड, एक बहुत शानदार मेंशन में रखा गया। एंड हेवली गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड हिम फॉर द एसिनेशन अटेम्प्ट। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा उन्हें गार्ड किया गया, एसिनेशन ना हो जाए। एसिनेशन क्या होता है? एसिनेशन का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि मर्डर हो जाता है। एक मर्डर और एसिनेशन में बहुत अंतर होता है। क्या, लाइक अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को मार दिया गया तो वो मर्डर कहलाता है।
एसिनेशन, लाइक आपने देखा होगा जब आप सर्च करते हो एसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, मतलब क्या है, जब किसी इंपोर्टेंट व्यक्ति का एक षड्यंत्र के थ्रू जो है, जब हम किसी की हत्या होती है, मर्डर होता है, उसको एसिनेशन कहते हैं। तो यह है कि मतलब उन्हें बहुत ज्यादा गार्ड किया गया था, एक बहुत ही ग्रांड मेंशन दिया गया था, वो पूरी तरह से गार्डेड था और प्रोटेक्ट किया गया था, उनको एसिनेशन अटेम्प्ट उन पे ना हो पाए, मतलब उनकी हत्या का जो लोग कोशिश कर रहे थे कि हाँ इस बंदे को मार दो, हमारा पार्टीशन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टीशन के खिलाफ थे, बहुत से लोग चाह रहे थे कि पार्टीशन हो जाए, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा गार्ड किया गया था। ही वॉज एंडेड आउटडेटेड मैप, उनको बहुत ही आउटडेटेड मैप दिए गए इंडिया के, मतलब ऐसे मैप जो बहुत कई हजारों साल पहले बन चुके थे, जो इनएक्यूरेट थे। सेंसस था, मतलब बहुत इनएक्यूरेट सेंसस उन्हें दी, मतलब सेंसस का होता है लाइक जो जनगणना होती है, लाइक हमारे हर 10 साल में एक सेंसस होती है, सेंसस मतलब जनगणना होती है, एक इनएक्यूरेट सेंसस डाटा था उनके पास कि कितनी जनसंख्या है वहां पर, कितनी पॉपुलेशन है टू वर्क विद। द स्वेटलिंग हीट, बहुत ही मतलब जो हीट थी, मतलब जो गर्मी था, बहुत स्वेटलिंग थी, पसीने में लथपथ करने वाली गर्मी थी, कपल्ड विद द एपिसोड ऑफ डेनिस्ट्री। डेनिस्ट्री क्या होता है, मतलब एक लाइक एक डिसीज होती है, एक इन्फेक्शन डिसीज होती है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि हाँ बच्चों को पेचिस वगैरह हो जाती है, उसको डिस्ट्रीज कहा जाता है, मतलब वो उस समय दो दौर चल रहा था, मेड हिज टास्क ऑल मोर डिफिकल्ट, जिसकी वजह से उनका जो टास्क था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। नॉनदलेस, मतलब इसके बावजूद ही मैनेज टू अकम्प्लिश द मिशन विद इन अ स्पैन ऑफ 7 वीक्स, उन्होंने वो 7 हफ्तों का टाइम लेके उन चीज को, पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर दिया, एंड इमीडिएटली लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, और बहुत जल्दी इंग्लैंड निकल गए। द वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले ही दिन, उनके जाने के अगले ही दिन, द पोएम क्रिटिक, जो पोएम जो है, ये जो पर्टिकुलर क्रिटिक्स करती है, मतलब क्या है, अगले ही दिन वो क्या है इंग्लैंड निकल जाते हैं, ये जो पोएम है क्रिटिक करती है ऑन द ब्रिटिश लैटिन एटीट्यूड, मतलब उनका एक बहुत ही चीला सा जो व्यवहार था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ही बोल सकते हो लाइक इररेस्पॉन्सिबल व्यवहार था, मतलब एक केयरलेस जो व्यवहार उन्होंने किया था टुवर्ड द पार्टीशन के टाइम में, विच इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लिजेंड्स, जिसकी जिन्होंने इम्पैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से हजारों जो जाने थी, मतलब हजारों जिंदगियां थी, इम्पैक्ट हुई थी। इन एडिशन सबके बावजूद भी इट एग्जाम, जो पोएम है वो एग्जाम करती है हाउ कॉलोनीज इनेबल्ड फॉरेनर्स टू मेक डिसीजन अबाउट कल्चर्स एंड सोसाइटी विद व्हिच दे आर अनफेमिलियर, कि एग्जाम करती है जो कॉलोनीज थे, जो मतलब जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इनेबल किया था फॉरेनर्स को, जिससे वो एक डिसीजन ले पाए अबाउट द कल्चर्स और सोसाइटी, मतलब जो कल्चर था, सोसाइटी है, विच दे वर अनफेमिलियर, जिस ऐसे चीजों के ऊपर पार्टीशन उन्होंने किया था जिसके बारे में, जहाँ के ना वो कल्चर्स के बारे में जानते थे, ना सोसाइटीज के बारे में जानते थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह अनफेमिलियर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने किया। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर पोएम है एक्चुअल में एक सैटायर है, मतलब जो डिसीजन लिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पार्टीशन के टाइम पे, और जिसको हम आज तक भुगतते चले आ रहे हैं, है ना। जो हमारा 97 में जो हमारा युद्ध हुआ था, अभी जो है एलओसी के पीछे चल रहा है, कश्मीर जो विवाद हमारा चल रहा है, पाकिस्तान और जो इंडिया का विवाद चल रहा है, वो सब जो देन है वो सब अंग्रेजों की देन है। मतलब आपने देखा कि एक्चुअल में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें ये पोइम देती है कि जो व्यक्ति थे, जो स्टिल रेडक्लिफ थे, वो आए थे, उन्होंने 7 हफ्तों का टाइम लिया था और कर लिया था, और मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन ये पोइम हमें देती है। एक्चुअल में जो पोएट हैं वो ये बताना चाहते हैं कि अपनी इस पोइम में कि एक्चुअल में कितनी ज्यादा लापरवाह थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को इतना बड़ा काम दे दिया था जिसने कभी इंडिया में कदम भी नहीं रखा था। ठीक है, तो ये तो हमारी पोएम का ओवरव्यू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सरसाइजेस के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो है हमें एक लाइन हमें दी हुई है, लाइन के बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइन से unwise at least he was when he arrived on his mission, having never sat on this land, he was called a partition। इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हु इज द पोइट टॉकिंग अबाउट, पोइट किसके बारे में बात कर रहा है? तो पोइट जो है हमारे बात करते हैं, द इट इज टॉकिंग अबाउट द सर रेडक्लिफ, अ ब्रिटिश लॉयर, एक जो ब्रिटिश लॉयर्स हैं हु वाज असाइन, इनको असाइन किया गया था टू ड्रॉ द बाउंड्रीज ड्यूरिंग द 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन हम इससे लाइन से पूछा जाता है, व्हाट वाज द पर्सनल मिशन, उस व्यक्ति का मिशन क्या था? सिंपल है, द सर रेडक्लिफ मिशन वाज टू पार्टीशन इंडिया टू असाइन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने असाइन किया था इंडिया का पार्टीशन करने के लिए। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आता है, फिर हमें लाइन से हमें दो सेकंड लाइन दी हुई है, he got down to works to the task of setting the fate of millions, the maps at his disposal were out of date, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, what work did he got down, पहला जो वर्क था वो क्या किया गया था उनके साइड उनकी तरफ से। The Cyril Radcliffe got down to the task of settling the fate of millions by drawing the boundaries by partition of India। ठीक है, सेकंड जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द रॉन्ग विद द मैप्स, क्या रॉन्ग था उस मैप से? द मैप्स दैट Radcliffe had at this disposal were out of date, which means they were not updated with the latest information। उन मैप्स को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या मतलब जो है अपडेट भी नहीं किया गया था।
हमारा जो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इन 7 weeks इट वाज डन इन द कंट्री डिसाइड अ कॉन्टिनेंट फॉर वाटर और रस्ट डिवाइडेड। इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला, व्हाट वाज डन इन 7 weeks, 7 weeks में क्या कंप्लीट हुआ था। तो 7 weeks Radcliffe completed the task of drawing the boundaries for the partition of India। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, what happened after it was done, क्या हुआ था इसके डन होने के बाद। after the task of completed the continent was divided for the better or worse। जो कॉन्टिनेंट था हमारा, जो महाद्वीप था, उसको या तो अच्छे के लिए या बहुत बुरे के लिए जो है अलग कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन ब्रीफली वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, हाउ हैव द टू साइड्स ऑफ पीपल बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, कौन से दो साइड्स के बारे में बात की गई है। द टू साइड्स ऑफ पीपल इन द पोएम आर हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। हिंदू और मुस्लिम जो थी पॉपुलेशन थी, उनके दो साइड्स हैं, उनके बारे में बात की गई है। एक साइड में हिंदू आते थे, एक साइड में मुस्लिम थे, और दोनों बेचारे लड़ के पागल हो गए थे। उनके लड़ने का कारण भी ब्रिटिश ही थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आग उन दोनों के या नफरत की आग जो है लगा रखी थी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द रेडक्लिफ टोल्ड बिफोर द केम टू इंडिया। रेडक्लिफ को क्या लग गया था इंडिया आने से पहले। The Radcliffe was told to draw the boundaries during the 1947 partition of India। थर्ड हमारा क्वेश्चन दे रखा है, what would the lines drawn by him decided। तो हमारा आंसर है, the line drawn by Radcliffe would decide the division of India। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है इसमें है, how did Radcliffe find the weather, what happened as a result। तो यहाँ पे क्या था, the Radcliffe found the weather extremely hot which caused him to suffer from the dynasty। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ में आंसर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड Radcliffe go back or did he remember what he had done once left। Radcliffe went back to England the day after completing the task। It is not specified ही नहीं किया गया in the poem whether that he remembered what he had done, कि वो याद भी करते हैं कि उन्होंने क्या किया। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो थिंक एंड आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमसे पूछा जा रहा है, what does the phrase at least in the first line suggest, what does it hint about the rest of the British in India, give reason for your answer। तो इसके लिए हम आंसर लिख सकते हैं, the phrase at least in the first suggest करती है that despite of British government lacks of concern and care in appointing Radcliffe, they made a good decision in choosing someone who was unwise and had no previous ties to India। क्या है कि मतलब इन सब की बात जो ये लाइन सजेस्ट करती है कि डेस्पाइट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट लैक्स कंसर्न, मतलब उनके जो कंसर्न तो केयर की लगा वो अपॉइंटिंग रेडक्लिफ के बावजूद क्या हो सकता था, दे मेड अ गुड डिसीजन ले सकते थे, चूजिंग समवन, किसी को चूज करें हु वाज अनवाइज, जो पूरी तरह से अनवाइज हो, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन इसके ना हो, एंड हैड नो प्रीवियस टाइज इन इंडिया, जिसका इंडिया से पहले कोई संबंध ना रहा हो। इट एट द इनकॉम्पिटेंस and lacks of understanding the British government regarding the complex situation in India and their disregards for the consequence of their actions। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक that the poet was happy, आपको लगता है पोइट जो है खुश है, the way India was divided, इस तरह से इंडिया को डिवाइड किया गया into two parts, explain why poem the quoting from the poem। हमें पोएम से कोट लेना है एंड देन इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, the poet's attitude toward the division of India, the critical and negative। तो पोइट का जो एटीट्यूड था वो जो क्रिटिकल है और नेगेटिव है, ठीक है ना, दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें। एंड द पोएम हाईलाइट, जो पोएम है वो हाईलाइट करती है द लैक ऑफ कंसर्न एंड care the British showed in making the decisions that affect millions of people and critic the colonies that allow outsiders to make decisions for cultures they did not fully understand। The line, ये जो लाइन है, a continent for better or the rest divided, ये जो लाइन हमने यहाँ पे कोट ले लिया, suggest that division was not a positive outcome, की ये जो लाइन थी वो पॉजिटिव आउटकम्स नहीं थे। Had the poet critical British for making such decision without fully understanding the consequence। तो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ यहाँ पे जो टाइम आता है आपसे अलविदा लेने का। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अगर आपको जरा सा भी कंटेंट जरा भी वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।